इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक क्षितिज भाग 1, जिसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन। तो मेरे बचपन के दिन बाद में शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में पहले जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयागराज जिसको आज बोलते हैं, प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। मतलब एक तरह से प्राचार्य पद वहां पर प्रचार करते थे महिलाओं के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और उनके शिक्षा के लिए बहुत लड़ाई भी लड़ी। सन 1937 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। महादेवी, यहां से समझो, महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। ये कहीं पूछ सकता है एग्जाम में। छायावाद एक संगठन होता है। निहार, रसीम, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। क्या है? काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचना भी लिखी है, जिनमें रेखांकित तथा स्मरण प्रस्तुत है, जिसमें अतीत के चलचित्र, पीछे के बारे में, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। मतलब वो यही रचनाएं लिखी हैं, सबसे महत्वपूर्ण और जिसको ज्यादा लोग पढ़े हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य एकेडमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी उनको अलंकृत मतलब सम्मानित किया है। महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में स्मरण एवं रेखांकन चित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही जाता है। बुलंदियों तक कोई पहुंचाया है साहित्य और रेखा चित्र को बुलंदियों तक, तब महादेवी वर्मा जी ने ही पहुंचाया है, जिनको महादेवी जी लोग बोलते थे। उनके स्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनके लिए जिस पर अत्याचार हो रहा है, वह भी जो पीड़ित है, घायल है, उसके लिए भी, बाकी पशु पक्षी के लिए भी वो बहुत ज्यादा लिख चुकी हैं और करुणा भाव बहुत ज्यादा रखती थी सबसे। और लिखती थी ऐसा कि सब कोई बोलता था कि हाँ भैया इसमें जान फूंक डाला, बोलते हैं ना मूर्ति में जान फूंक डाला, वैसे ही वो कविता के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से जान फूंक डालती थी किसी भी संरचना का। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन जो करते थे प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक करती थी, एकदम नया। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनों, उसके बाद छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन इन्होंने किया है। अब जानते हैं कैसे क्या क्या हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे बचपन के दिन से लेकर उनके आगे तक क्या क्या जानती थी। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन का जो भी याद होता है उसमें एक अलग सा आकर्षण मतलब खिंचाव होता है, मतलब लगाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे आप सपने में सब देखा होगा। ऐसा भी लगता है कि अरे यार बचपन में जो किया है शायद सपना होगा मेरा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है, परिस्थिति जो है बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, मतलब पैदा हुई थी बहुत पीढ़ियों के बाद, मतलब 200 साल के बाद।
मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमाधाम भेज दिया जाता था, मतलब लड़की जब पैदा होती थी तो उसको मार दिया जाता था। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इसलिए लगा कि बेटी को बचाया जाए, नहीं तो बेटी को लोग मार देते थे, नहीं रखते थे। भले बेटा धोखा दे दे, गद्दारी कर दे, लेकिन बेटा को ही पालेंगे वो लोग, बेटी नहीं पालेंगे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरे बड़ी खातिर हुई, मतलब बहुत ज्यादा बड़े तौर पे स्वागत किया गया था। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा दादा जो थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी तो अंग्रेजी उन्होंने पढ़ाया। तो हिंदी का कोई वातावरण नहीं था घर में। दादा उर्दू और फारसी सिखा देते थे, पिताजी इंग्लिश सिखाते थे, ठीक है। और हिंदी हमारे घर में किसी को पता नहीं था। मेरे माता जबलपुर से आई तो वे अपने साथ हिंदी लाई, हिंदी के साथ संस्कृत भी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करते थे। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। क्या पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। एक पुस्तक है, संस्कृत में आता है, ग्रंथ है। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, इसको हम अलग ही बनाएंगे, एक तरह से अनोखा बनाएंगे इसको हम, जो सब कुछ जाने। मेरे संबंधों में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र अभी पढ़ना मैंने, मतलब पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस के नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे, खटोली के नीचे छुप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीत में उन्होंने विशेष रुचि थी, उनकी रुचि गीत में बहुत ज्यादा थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी, इसलिए संस्कृत में रुचि थी उसकी, हिंदी भी रुचि थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मतलब उसके बाद उनको मिशन स्कूल में भर्ती कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम जो स्वामी विवेकानंद का बनाया हुआ था, वही स्थापना इसका किए थे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। अब उन्होंने मुझे क्रिस्तवेट कॉलेज, यहाँ पर नाम है क्रिस्तवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ये एक क्रिश्चियन कॉलेज था, वहां भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में, मतलब 5वें क्लास में उनकी भर्ती हुई। यहाँ की वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, मतलब खाना खाने का जगह एक ही था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वैसा खाना बनता था कैंटीन में जहां पर प्याज भी नहीं डलाता था, प्याज कटता भी नहीं था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। उसके बाद 7वें दर्जे पर जब 7 क्लास में गई तो मुझे 2 साल सीनियर थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, और बचपन से माँ के साथ तुक मिलाया, अब उनके साथ तुक मिलाया, और गीत भी गाती थी माँ के साथ बैठकर। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले। उन गीता का एक, मतलब मीरा एक गाना गाती थी, सुबेरे जगिए कृपा निधान, पंछी बन बोले। यही सुना जाता था उस समय, सुबेरे सुबेरे। प्रभाती गाती थी, मतलब सुबह के लिए गाना गाती थी, सुबह का गीत। शाम को मीरा का कोई पद गीत थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली मतलब व्यंग वाली बोली में वे लिखती थी, हमेशा व्यंग में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, बहुत फेमस थी।
उसने छिपा छिपा कर लिखती थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो, तुम कविता लिखती हो। तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं नहीं मैं नहीं लिखती। अंत से बाद में सब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाया कि मैं कविता लिखती है, ये कविता लिखती है, देखो देखो ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रिस्थलवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, मतलब पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तो हम वहां पर तुक में तुक मिलाते थे। तो वहां पर तुक में तुक मतलब शायरी में शायरी, कविता में कविता मिलाते थे बैठकर। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे छपने के लिए। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा चल रहा था। मैंने सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। स्वतंत्रता का संघर्ष आनंद भवन से ही चालू हुआ था। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था और हिंदी सब किसी को आना चाहिए, ये अनिवार्य भी था क्योंकि देश को आजाद करना था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रिस्थलवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिअवधि जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, किस अध्यक्ष होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे, मतलब इनको 100 से कम पुरस्कार तो नहीं ही मिले होंगे अभी तक जब ये लिख रही हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला था। एक मतलब ऐसा कविता बोले थे जिसमें चांदी का कटोरा मिला था। बड़ा नकाशीदार, उस पर बहुत बड़ी बारीकी से निकासी की गई थी, मतलब उस पर डिजाइन बनाया गया था, चित्र मतलब बनाया गया था और कला का प्रदर्शन उस पर किया गया था। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, सुभद्रा नहीं जाती थी, उनको नहीं जाना था। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला, चांदी का बर्तन मिला। सुभद्रा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इसी कटोरे में खिलाओ। अब आगे देखते हैं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक या दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे बापू को कि देश के स्वतंत्रता के लिए आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। तो फिर वो देखने के लिए मांग लिए। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, मतलब तू इसे देगी क्या? अब मैं क्या कहती, मुर्दा क्या ना करता, मरता क्या ना करता, वही हाल हुआ। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं कविता क्या है, कटोरा लेकर बोलते हैं कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, ओ और जाओ दिखाओ, और जाओ दिखाओ। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, हमको खिलानी ही होगी। चाहे तुम उसको पीतल के कटोरी में बनाओ, चाहे कुछ भी कटोरी में खिलाओ, लेकिन मुझे तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे फूल के कटोरी में बनाओ। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया तो उन्होंने उसका इस्तेमाल अच्छा ही किया था।
सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। सुभद्रा जी वहां से छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जिनका नाम था जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। कहां से आई थी? कोल्हापुर से आई थी। बेजून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी ड्रेस साफ कर देती थी, कपड़ा भी साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए बहुत और अवकाश मिल जाता था। कविता लिखने के लिए बहुत समय उनको मिल जाता था। जेबून मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी मतलब क्या? उस्ताद मतलब टीचर, शिक्षक। तो वहां एक उस्तानी जी थी। जिस उस्ताद बोलते हैं ना, उस्ताद मतलब मर्द, मतलब शिक्षक कोई होता है उसको उस्ताद बोलते हैं। तो जो उर्दू में शिक्षक को उस्तानी बोला जाता है। उस्तानी जी थी जिंता बेगम। क्या नाम था? जिंता बेगम। जेबून जब इकरे तिकड़े या लौकर लौकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता था। इकड़े तिकड़े मतलब इधर आ। और लौकर लौकर मतलब जल्दी जल्दी उसका मतलब होता है। देसी कौवा मराठी बोल जेबून कहती थी कि देसी कौवा मराठी बोल। नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। जिस तरह मराठी लोग मतलब एकदम से वो लोग क्या पहनते हैं? किनारेदार साड़ी पहनते हैं, बॉर्डर वाला। तो वैसे ही ब्लाउज और साड़ी भी वो पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूंगी। मैं महाराष्ट्र से थी ही वो। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की जो थी वह बुंदेली में बोलती थी। बुंदेली भाषा में कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। सब कहीं के हो लेकिन पढ़ते हिंदी थे। हिंदू भी, उर्दू भी, हिंदी भी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी वहां पर, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाते थे। सबसे बड़ी बात कि सारे धर्म के लोग एक ही मेस में खाना खाते थे। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, आराम से वहां पर खड़ा होते थे। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरा बचपन का मैं जब तक विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। बचपन का चीज कोई कहाँ भूलता है। हम भी गांव पर जाते हैं तो वैसे ही पेश आते हैं जैसे गांव पर रहते थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंजिंग बदलाव हुआ है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का संस्कार, बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। वहां पर जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वे बेचारी एक बंगले में रहते थे। एक बंगले में, समझो, नवाबी छोड़कर एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान बोलते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं दिया जाता था, भूखे प्यासे रखा जाता था उसको। कहीं थी क्या कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब भाई को निराहार रखना चाहिए। जब तक राखी बांधा नहीं जाता तब तक भाई को निराहार मतलब भूखे प्यासे रखना चाहिए। बार बार कहलाती थी ये बात और बार बार कहती भी थी। भाई भूखा बैठा है,
राखी बंधवाने के लिए। भाई भूखा बैठा है, क्या करेगा बेचारा, मरता क्या ना करता। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, हमको कुछ तोहफे वगैरह मिल जाता था उस समय। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मुहर्रम में हरा कपड़ा बनता था, तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा जो थी, उन्होंने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वह मेरे नेक ठीक करके रखें, नेक चाहिए मुझको, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। ठीक है, अक्सर जो भी फुआ वगैरह होती हैं, चाहे जो बड़ी होती हैं, छोटी देवरानी को दुल्हन ही बोलते हैं, यूपी बिहार में खास करके। तो ये तो ऐसे भी यूपी बिहार के थी, यूपी से थी। दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। ठीक है, मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपने तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, और उस बच्चे का नाम मनमोहन रख दिया गया। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वही अवधी क्या, थोड़ा सा तुकली भाषा हो जाता है, खाटी उर्दू। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। वातावरण में थोड़ा अलग ही हुआ करता था। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अगर वो बात सही हो जाती तो भारत की कथा कुछ और होती आज के समय में। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, स्वागत हुआ अच्छा, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में जवाब में आप यह पता लगाएं कि क्या है। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। 2 नंबर, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। 3 नंबर, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है जानवर के नवाब के साथ। मुझे खेद है कि आप इसमें गलती हो गया। 4 नंबर, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है, क्योंकि वैसा संबंध अभी तो देखने को नहीं मिलने वाला है। ये सच है। सच में इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमें फीडबैक देंगे और जो गलतियां हुआ है उसके बारे में बताएंगे भी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, चाहे आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, चाहे आप दूसरा सब्जेक्ट चाहते हैं, तो आप फीडबैक दें, कमेंट करके बताएं। हम कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके लिए एक से एक बेहतर प्लेटफॉर्म लाने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।